डियर स्टूडेंट, हमारी एक मुहिम चल रही थी कि हम नीट के लिए 50 वीडियो जारी करेंगे। उस सीरीज में एक नया वीडियो लेके मैं आपके सामने हूँ। आज की क्लास में हम कंडक्टिव टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे। कंडक्टिव टिश्यू कौन है, जाइलम और फ्लोएम की डिटेल अपन वो चर्चा करेंगे, जिससे आपके पास नीट के पेपर में एज इट इज कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर मिले। आज का वीडियो आपके नीट के पेपर का कम से कम 2 क्वेश्चन का पार्ट कवर करेगा। आप कंसंट्रेट करें। इसमें अपन एनाटॉमी को भी कवर करने की कोशिश करेंगे और कंडक्टिव टिश्यू के तौर पे असेंट ऑफ शेप या ट्रांसपोर्टेशन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हम यदि एक बात करें कि प्लांट के 2 ग्रुप कौन से हैं, तो अपन 2 मेन ग्रुप, यदि पुरानी टेक्सोनॉमी की बात करें तो एक ग्रुप बोलते हैं थैलोफाइटा और एक ग्रुप अपन बोल देते हैं ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा में कौन आते हैं बेटा? ट्रेकियोफाइट्स के अंदर वो प्लांट्स आते हैं जिनके पास कंडक्टिव टिश्यू है। और कंडक्टिव टिश्यू कौन से हैं? कंडक्टिव टिश्यू के तौर पर अपन जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस बताते हैं। जाइलम और फ्लोएम क्या है, इनकी स्ट्रक्चर पे चर्चा अपन आज की वीडियो में करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। किस टाइप के टिश्यू है बेटा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू किनको कहते हैं? जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का कंपोजिशन इनके पास होता है। यदि अपन पहले जाइलम की बात करें, किसकी बात करें? जाइलम की, तो ये एक डेड कंडक्टिव टिश्यू है। सबसे पहले ये किसमें बना? आपको ध्यान है टेरिडोफाइट में बना, जिनको अपन रेप्टाइल और प्लांट किंगडम भी कहते हैं। टेरिडोफाइट वो प्लांट ग्रुप है जो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के प्रति हैबिचुअल हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनके पास कंडक्टिव टिश्यू जाइलम था। आप ध्यान देना, यदि अपन जाइलम के कंपोनेंट पे बात करें तो आपको 4 कंपोनेंट इसके बताने हैं। कौन कौन से? जाइलम ट्रेकिड, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेनकाइमा। ये तीनों टिश्यू जो हैं वो डेड टिश्यू हैं, डेड पार्ट है तीनों कंपोनेंट जो हैं, और ये सिंगल लिविंग पार्ट है। आपको बताना है। आप ट्रेकिड और वेसल्स की स्ट्रक्चर पे चर्चा करेंगे, फाइबर की बात करेंगे, तो आप ध्यान देना जाइलम ट्रेकिड्स जो हैं वो नैरो ल्यूमेन कंटेनिंग पॉइंट एंड वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। यदि अपन इसकी फोटो बनाएं तो ये फोटो अपन इसकी बना सकते हैं। आपको इसके पॉइंट एंड बताने हैं। अब इसकी डेथ क्यों होती है? ड्यू टू लिग्निफिकेशन। किसके कारण? लिग्निफिकेशन के कारण इसकी आपको डेथ बतानी है। अब ध्यान देना कि किसी भी ट्रेकिड में लिग्निफिकेशन के कई टाइप हो सकते हैं। कितने टाइप हो सकते हैं? कई टाइप हो सकते हैं। वो टाइप मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वो हो सकता है रिंग के मैनर में लिग्निन का डिपोजिशन हो,
हो सकता है आपके पास स्पाइरल हो सकता है आपके पास सीढ़ी नुमा या स्केलेरी फॉर्म हो, और हो सकता है आपके पास रेटिकुलेटेड हो। ठीक है बेटा। और एक टाइप आपको यह भी बताना है कि पिट की फॉर्म भी हो सकती है, यानी पिटेड डिपोजिशन भी हो सकता है। आप सबका अलग अलग नाम लिख सकते हैं। इसको आप क्या बोलेंगे? एन्युलर बोलेंगे, इसे आप स्पाइरल बोल देंगे, इसे आप स्केलेरी फॉर्म बोल देंगे, इसे आप रेटिकुलेटेड बोल देंगे, इसे आप पिटेड बोल देंगे। ध्यान देना बेटा, ट्रेकिड जो है वो आपके पास किसका कैरेक्टर है? बेसिकली सभी प्लांट का कैरेक्टर बताना है अपने को, जो कि ट्रेकियोफाइट है। लेकिन की फीचर किसका है? ये जाइलम ऑफ टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इनके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती। यदि अपन वेसल्स की बात करें बेटा, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट आएंगे इसके बारे में। एक तो आपको यह बताना है कि एंड प्लेट कंटेनिंग ब्रॉड ल्यूमेन वाली, कुछ ज्यादा लेंथ लिए हुए, ज्यादा एफिशिएंट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि अपन ने क्या लिखा? ब्रॉड ल्यूमेन कंटेनिंग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कंडक्शन का काम करती है। और किसका कैरेक्टर है ये? कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म है। लेकिन यहीं से आपकी नीट शुरू होती है। अपन जनरल कैरेक्टर एंजियोस्पर्म का इसको बता देते हैं, लेकिन ये एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ टेरिडोफाइट में भी, ध्यान देना, मैं अलग से ब्लॉक बना के बता रहा हूं, कुछ टेरिडोफाइट के अंदर भी आपके पास सूडो वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सूडो वेसल्स। अब आपको ध्यान देना है कि सर सूडो वेसल्स किसको कहते हैं? सूडो वेसल्स उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को कहते हैं जो ट्रेकिड के फ्यूजन से बनती हो। जो ओरिजिनल वेसल्स हैं वो ट्रेकिड के फ्यूजन से नहीं बनती, उनके बनने का पैटर्न अलग है। अपन यदि ट्रेकिड को फ्यूज करके और कुछ ज्यादा ब्रॉड या ज्यादा लेंथ वाली स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसको अपन सूडो वेसल्स कहते हैं। कौन कौन से प्लांट में सूडो वेसल्स पाई जाती है? टेरिडोफाइट के केस में, टेरिडोफाइट में टेरिस में पाई जाती है, टेरिडियम में पाई जाती है, और ड्रायोप्टेरिस में पाई जाती है। दूसरी स्ट्रक्चर आपको ध्यान देनी है कि जिम्नोस्पर्म में भी ये पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म में, कुछ जिम्नोस्पर्म में अपन ने क्या लिखा कि वेसल्स पाई जाती हैं। 3 जिम्नोस्पर्म प्लांट का नाम ध्यान रखना है, जो बार बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक प्लांट आता है नीटम, ये तीनों ही एडवांस जिम्नोस्पर्म है। नीटम, वेल्विसिया और एफेड्रा। और क्या नाम बताया मैंने? एफेड्रा। ये एफेड्रा एक जीरोफाइटिक जिम्नोस्पर्म है। ध्यान देना बेटा, एफेड्रा क्या है? जीरोफाइटिक जिम्नोस्पर्म है, और ये राजस्थान में पाया जाता है। इससे एक ड्रग एफेड्रिन ऑब्टेन होती है। क्या ऑब्टेन होती है? एफेड्रिन ऑब्टेन होती है। इस एफेड्रिन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये एक एंटी अस्थमेटिक ड्रग है। क्या है? एंटी अस्थमेटिक ड्रग है। ठीक है बेटा। आपने क्या कहा कि सर ट्रेकिड, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है, वेसल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, लेकिन एक्सेप्शनली 3 जिम्नोस्पर्म में ये पाई जाती है।
और कुछ स्टेरिडोफाइट में सूडो वेसल्स पाई जाती हैं। सूडो वेसल्स किसको कहते हैं? उन वेसल्स को कहते हैं या उन बनी हुई स्ट्रक्चर को कहते हैं जो आपके पास ट्रेकिड के फ्यूजन से बनती है। इसके अलावा आपको स्टेरिडोफाइट ट्रेकिड और वेसल्स के मामले में एक चीज ध्यान देनी है कि जिम्नोस्पर्म का जो ट्रेकिड है, अपन ने क्या लिखा? जिम्नोस्पर्म ट्रेकिड जो है उसके पास टर्सरी सेल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टर्सरी सेल वॉल पाई जाती है। और ये टर्सरी सेल वॉल किसकी बनी होती है? जाइलेन की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली अपन प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल ही सेल के चारों तरफ बताते हैं। ये लिग्निफाइड डेड सेल है, लेकिन फिर भी इसके पास टर्सरी सेल वॉल भी पाई जाती है और वो टर्सरी सेल वॉल जाइलेन की बनी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक टर्म होता है सिनसाइट सेल, मल्टीन्यूक्लिएट सेल, जो बहुत सारी सेल के सेप्टा, डिवाइडिंग मेम्ब्रेन या सेल वॉल के डीजनरेशन से जो मल्टीन्यूक्लिएट सेल बनती है उसको सिनसाइट सेल कहते हैं। ध्यान देना बेटा, मल्टीन्यूक्लिएट सेल दो टाइप की होती है, एक सिनसाइट और एक सिनोसाइट। सिनसाइट सेल किसको कहते हैं? मैंने क्या कहा? मैंने आपके सामने लिखा मल्टीन्यूक्लिएट सेल। क्या लिखा बेटा? मल्टीन्यूक्लिएट सेल। दो टाइप, एक को क्या लिखा मैंने? सिनसाइट, और एक को क्या लिखा? सिनोसाइट। जो बहुत सारी सेल के फ्यूजन से मल्टीन्यूक्लिएट सेल बने उसको अपन सिनसाइट कहते हैं, और जो बार बार एंडोरीड डुप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियस से बने, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति से मल्टीन्यूक्लिएट सेल बने तो उसको सिनोसाइट कहते हैं। सिनसाइट के एग्जांपल के तौर पे आपके पास एस्केरिस की एपिडर्मिस आती है और आपके पास प्लांट की वेसल्स आती हैं। इधर आप एग्जांपल के तौर पे टेपिटम सेल लिख सकते हो और आप एंडोस्पर्म लिख सकते हो। ध्यान देना, वेसल्स एक डेड सेल है और डेड सेल होने के बावजूद आपने इसको क्या लिखा है? सिनसाइट लिखा है। मल्टीन्यूक्लिएट, मैं कह रहा हूं इसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म है ही नहीं। साइटोप्लाज्म नहीं है तो न्यूक्लियस भी नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है तो फिर इसको मल्टीन्यूक्लिएट सेल क्यों कहते हैं? ये बात आपको समझनी है। जब अपन वेसल्स की एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो हम फाइंड आउट करते हैं कि थोड़े थोड़े इंटरवल पे इसमें एक इंटरनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और वो इंटरनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर इस बात का इंडिकेशन है कि कोई टाइम इस सेल के अंदर बहुत सारी सेल का लीनियर अरेंजमेंट था, और ये रिम जो आप आज बताते हो ये उस सेप्टा की प्रेजेंस को इंडिकेट करती है। अलग अलग न्यूक्लियस रहा था, और जब इवोल्यूशन के कोर्स में आपको डेड एलिमेंट की जरूरत पड़ी वाटर के कंडक्शन के लिए, तो कुछ टाइम के लिए ऐसी स्थिति बनी होगी कि ये सेप्टा आपका डिजनरेट हुआ होगा। सेप्टा जब डिजनरेट हो रहा था तो कुछ टाइम के लिए ये मल्टीन्यूक्लिएट सेल बनी होगी। फाइनली आपने इस न्यूक्लियस को भी डिजनरेट कर दिया। तो वो कंडीशन जब आपके सेप्टा डिजनरेट हो रहे थे, मल्टीन्यूक्लिएट ट्रांजिशन की फेज थी, उस मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन की प्रेजेंस के चलते ही अपन इसको सिनसाइट में कंसीडर करते हैं। दूसरी चीज ध्यान देना, ट्रेकिड और वेसल्स डेड एलिमेंट हैं, ये एक अडेप्टेशन है। क्यों अडेप्टेशन है? आप किसी ट्यूब के बारे में सपोज कीजिए, उस ट्यूब के अंदर आपने रुई लगा दी, कॉटन लगा दी, या कोई भी चीज डाल दी। उस ट्यूब के एक तरफ आपने वाटर डाला, दूसरी तरफ आपको वाटर निकालना है। एक तो वो आपने कंडीशन जनरेट की, एक आपने खाली ट्यूब लगाई। इस ट्यूब से के अंदर आपको वाटर फ्लो करना है, कौन सी में आसान होगा? जिसके अंदर आपने कॉटन नहीं लगा रखी है उसमें वाटर फ्लो आसान होगा। आपके पास यहाँ पे यदि साइटोप्लाज्म होता, इस सेल के अंदर यदि साइटोप्लाज्म होता, तो उस साइटोप्लाज्म के अक्रॉस वाटर का कंडक्शन जो है, सिंप्लास्टिक कंडक्शन जो है, वो एक टफ प्रोसेस होती, वो एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती, वो एक एक्टिव प्रोसेस होती। यदि आपने इसको होलो ट्यूब बना ली, आपने इसको खोखला कर लिया, इसके अंदर से साइटोप्लाज्म को एलिमिनेट कर दिया, अब आपका कंडक्शन आसान रहेगा। तो ये प्रोसेस आपके लिए
एक एनर्जी सेविंग रहेगी, मोर एफिशिएंट रहेगी। तो जाइलम के एलिमेंट को डेड करके आपने उसमें कंडक्शन के प्रोसेस को इजी करने के लिए एक अडेप्टेशन जनरेट किया है, और ये आपके लिए एक एडवांस कैरेक्टर है। वेसल्स ट्रैकिड के कंपेरेटिव आपके एडवांस है, क्योंकि ये वन टाइम ज्यादा वाटर का कंडक्शन ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर सकती है। इसके बाद जो आपने दो चीज बताई है, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ध्यान देना, जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो रेडियल कंडक्शन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? रेडियल कंडक्शन का। और जाइलम फाइबर जो है वो क्या काम करते हैं? जाइलम फाइबर आपके सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम है, करते हैं। एक चीज और ध्यान देना, सबसे पहले बना हुआ जाइलम प्राइमरी जाइलम कहलाता है, और वो जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान बनता है उसको अपन सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। प्राइमरी जाइलम में भी सबसे पहले बना हुआ जाइलम प्रोटोजाइलम कहलाता है, और बाद में बनने वाला जाइलम मेटाजाइलम कहलाता है। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम प्राइमरी जाइलम के हिस्से हैं। सेकेंडरी जाइलम में प्रोटो मेटा का डिफरेंशिएशन नहीं होता। यदि अपन क्या लिखें? फर्स्ट फॉर्म्ड और दूसरा फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, तो इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा? प्राइमरी जाइलम बोल देंगे, और इसको अपन क्या बोल देंगे? सेकेंडरी जाइलम बोल देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्राइमरी जाइलम में भी आप प्रोटो और मेटा जाइलम बनाते हैं। मैं प्रोटो मेटा और सेकेंडरी में एक और फर्क आपको बताना चाहूंगा कि वेसल्स का डायमीटर ट्रैकिड और वेसल्स का डायमीटर जो है वो यदि आप कंपेयर करें तो प्रोटोजाइलम की ट्रैकिड और वेसल्स मेटाजाइलम से, और मेटाजाइलम की ट्रैकिड और वेसल्स की ल्यूमेन जो है उसका डायमीटर सेकेंडरी जाइलम से कम रहता है। ये सीरीज आपको ध्यान देनी है। दूसरी बात और ध्यान देना, यदि अपन वेसल्स की बात करें तो मोनोकोट के केस में आपके पास राउंड सर्कल वाली वेसल्स रहती है, जबकि डाइकोट के केस में आपके पास पॉलीगोनल वेसल्स रहती है। इस पे भी कई बार क्वेश्चन है पूछा जा चुका है, पूछ सकते हैं। क्या बताना है आपको? मोनोकोट के अंदर राउंड सर्कल वाली वेसल्स बतानी है, डाइकोट के अंदर आपको पॉलीगोनल वेसल्स बतानी है। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान या जाइलम के प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम के अरेंजमेंट के पैटर्न के आधार पर जाइलम को हम एंडार्च और एक्सार्च कंडीशन में बांटते हैं। ध्यान देना, जाइलम की स्ट्रक्चर जब अपन देखें, प्रोटोजाइलम की पोजीशन यदि सेंटर की तरफ है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो प्रोटोजाइलम की अंदर इनर साइड पोजीशन के व्याप पर उस स्ट्रक्चर को हम, या उस ओरिएंटेशन को, उस अरेंजमेंट को, या उस वेस्कुलर बंडल को हम एंडार्च बोलेंगे। एंडार्च जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर है, मेटाजाइलम बाहर है, इसका मतलब डेवलपमेंट अंदर से बाहर की ओर हो रहा है। इसके डेवलपमेंट को एंडार्च वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग, वेस्कुलर बंडल के डेवलपमेंट को अपन सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, क्योंकि अंदर से बाहर की ओर हो रहा है। यदि आपके पास प्रोटोजाइलम बाहर है, जैसे कि रूट के केस में प्रोटोजाइलम बाहर बना दिया, मेटाजाइलम आपने अंदर बना दिया, तो ये वेस्कुलर बंडल आपका एक्सार्च कहलाएगा। और एक्सार्च वेस्कुलर बंडल में डेवलपमेंट का पैटर्न आप सेंट्रीपिटल बताएंगे, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर हो रहा है। एक्सार्च और एंडार्च पैटर्न का डिटर्मिनेशन करने में सेकेंडरी जाइलम का कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना। आगे अपन फ्लोएम पढ़ेंगे। हमने भी जाइलम की स्ट्रक्चर की चर्चा की, अब अपन फ्लोएम पे चर्चा करते हैं। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडक्टिव टिश्यू जो है आपके पास फ्लोएम है। फ्लोएम का काम क्या है? ये फूड कंडक्शन का काम है
करता है। ठीक है जी। इसके भी 4 कंपोनेंट है, 4 पार्ट आप बता सकते हैं, 4 पार्ट बता सकते हैं। कौन कौन से? एक आप बोलते हैं सीव सेल या सीव ट्यूब सेल, एक आप एल्बुमिनस सेल या कंपेनियन सेल, एक आपके पास फ्लोएम फाइबर और एक आपके पास फ्लोएम पेरेन्काइमा। यदि अपन सीव सेल की बात करें तो ध्यान देना, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम जो है वो आपके पास एक सेल रखता है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, लार्ज साइज की वैक्यूल पाई जा रही है और उसके साथ परफोरेटेड प्लेट है, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है और उसके साथ एक न्यूक्लियस कंटेनिंग प्लाज्मोडेस्मेटा से जुड़ी हुई एल्बुमिनस सेल पाई जाती है। आपने क्या कहा? ये आपकी सीव सेल है। दोनों सेल का ओरिजिन जो है वो अलग अलग सेल से होता है। बोथ सेल ओरिजिनेट फ्रॉम डिफर सेल, दैट्स वाई नोन एज नॉन सिस्टर सेल। इसलिए अपन इनको क्या कह देते हैं बेटा? नॉन सिस्टर सेल कह देते हैं। आप सीव सेल और सीव ट्यूब सेल में फर्क को समझने की कोशिश करना। सीव सेल आपकी स्फेरिकल सेल है, जबकि सीव ट्यूब सेल आपके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके पास परफोरेटेड एंड प्लेट पाई जा रही है। इसके पास भी आपको न्यूक्लियस नहीं बताना है, लार्ज साइज की वैक्यूल बतानी है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके साथ भी आपको एक न्यूक्लियस कंटेनिंग और सेल जुड़ी हुई दिखानी है जो प्लाज्मोडेस्मेटा के द्वारा न्यूक्लियस रखते हुए इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करती है। ध्यान देना, सीव सेल के पास भी अपना न्यूक्लियस नहीं है, सीव ट्यूब सेल के पास भी अपना न्यूक्लियस नहीं है। दोनों को अपनी रिएक्शन को, दोनों ही यूकैरियोट सेल हैं, दोनों को अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक एसेसरी सेल की जरूरत है। आप टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में उस सेल का नाम एल्बुमिनस सेल बोलते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में आप कंपेनियन सेल इसका नाम रखते हैं। ध्यान देना, कंपेनियन सेल और एल्बुमिनस सेल में क्या डिफरेंस है? कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर है, यही काम एल्बुमिनस सेल करती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि ये दोनों सेल जो आपकी है, आपकी सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल कॉमन सेल से ओरिजिनेट होती हैं। इसलिए अपन क्या कह देंगे कि सीव ट्यूब सेल एंड कंपेनियन सेल आर सिस्टर सेल। ये दोनों क्या हैं? सिस्टर सेल हैं, दोनों का ओरिजिन एक ही जगह से होता है। आप यदि फ्लोएम के कंडक्टिव पार्ट की बात करें तो इसमें आपको सीव ट्यूब सेल ही बतानी है। फ्लोएम फाइबर जो है वो आपके पास बास्ट फाइबर के तौर पे भी जाने जाते हैं और मोस्टली कमर्शियल फाइबर जो है वो बास्ट फाइबर ही है। ठीक है जी। इसके बाद फ्लोएम पेरेन्काइमा की यदि अपन बात करें तो ये फूड स्टोरेज एंड रेडियल कंडक्शन का काम करता है।
आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं कि पेरेनकाइमा एब्सेंट होता है किसमें? मोनोकोट जाइलम में, मोनोकोट फ्लोएम में, मोनोकोट डाइकोट जाइलम में, या डाइकोट फ्लोएम में। और इसका रीजन भी ढूंढ के लाना कि वो क्यों एब्सेंट होता है। आपको जाइलम और फ्लोएम में से बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक कंपोनेंट की स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो यूकैरियोट स्ट्रक्चर के ऊपर ही आए हैं कि यूकैरियोट है तो इनकी रिएक्शन को कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल एंजियोस्पर्म का यूनिक कैरेक्टर है, एल्बुमिनस सेल और कंपेनियन सेल में फर्क क्या है। दूसरी चीज, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा कंडक्शन की डायरेक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ध्यान देना कि मान लो ये एक प्लांट है, ये लीफ है, ये रूट है। आपने क्या कहा? इसको लीफ बताया, इसको आपने रूट बताया, और ये आपने कहा कि सर जाइलम है। हमेशा ही लीफ जो है सिंक के तौर पे काम करेगी, किसके लिए? पानी के लिए। जबकि रूट सोर्स की तरह काम करेगी, किसके लिए? वाटर के लिए। तो हमेशा ही डायरेक्शन आपकी क्या रहेगी? डाउन टू अपवर्ड रहेगी, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। क्या होगा? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। यदि अपन फ्लोएम की बात करें, ध्यान देना बेटा, फ्लोएम में लीफ आपकी सोर्स की तरह काम कर रही है, सोर्स फॉर फूड। ये आपने क्या बताया? फ्लोएम बताया। ये आपने क्या बताई? रूट जो है वो सिंक की तरह काम है कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बोर्ड पे फोकस करना आप कि यहां लीफ यदि सोर्स की तरह काम कर रही है, यहां अपन कोई ट्यूबर बना रहे हैं, स्टोरेज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो आपके पास डायरेक्शन जो है वो ऊपर से नीचे की ओर रहेगी। लेकिन किसी एडवर्स कंडीशन के चलते यदि आपके पास एपिकल पार्ट को फूड की रिक्वायरमेंट है, लीफ सूख गई है, और रूट के अंदर यदि स्टोर किया हुआ फूड है या ट्यूबर के अंदर स्टोर किया हुआ फूड है, उसको अपने को ऊपर ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, तो वो भी फ्लोएम के द्वारा ही होगा। इस स्थिति में अपन क्या बताएंगे कि जाइलम के द्वारा हमेशा क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा जरूरत पड़ने पर, क्योंकि अब रूट जो है वो क्या कर रही है? एक्ट एज सोर्स का काम कर रही है। मैंने क्या कहा? फ्लोएम में डायरेक्शन फ्लो की बाई डायरेक्शनल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वहां सिंक और सोर्स इंटरचेंजेबल है। सोर्स सिंक की तरह काम कर सकता है, सिंक सोर्स की तरह भी काम कर सकता है जरूरत पड़ने पे। तो ये आज की क्लास में अपन ने जाइलम और फ्लोएम की स्ट्रक्चर और बेसिक उनकी एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। सब कुछ ठीक रहा तो आपको डेफिनेटली आज की इस 30 मिनट की वीडियो में से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप फोकस करें, सिस्टमेटिक फॉलो करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, खाते पीते उठते बोलते चलते गाते बजाते वीडियो देखते रहें। नीट में डेली 1 से 2 क्वेश्चन अपने पक्के करते रहें। जय हिंद।